हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बीएससी फाइनल ईयर के अंदर बच्चों लास्ट क्लास में मैं आपको गैस फील्ड डिटेक्टर के बारे में बता रहा था, या गैसों के आयनन सिद्धांत पर आधारित संसूचकों के बारे में मैंने बताया था। गैसों के आयनन के सिद्धांत पर आधारित संसूचकों के बारे में बताया था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें किस क्षेत्र में, जो क्षेत्र अपने लिए 6 क्षेत्र उसमें प्राप्त होते हैं, और जो 6 क्षेत्र प्राप्त होते हैं उनका मैंने एक एक करके आपको सभी के बारे में जानकारी दे दी थी। 6 क्षेत्र कौन कौन से प्राप्त हुए थे उसमें बच्चों? पहला था पुनर्योजन क्षेत्र, दूसरा आयनन क्षेत्र, पुनर्योजन क्षेत्र हुआ था, आयनन क्षेत्र हुआ था, आनुपातिक क्षेत्र हुआ था, इसके बाद सीमित आनुपातिक क्षेत्र हुआ था, गाइगर क्षेत्र हुआ था, और फिर लास्ट में अपना गाइगर क्षेत्र के बाद हुआ था अविरत विसर्जन क्षेत्र। ये क्षेत्र प्राप्त हुए थे, और इन क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कब प्राप्त होता है, क्या स्थितियां हैं, वो मैंने आपको एक एक करके सभी बता दी। आज अपन पहला डिटेक्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों, आयनन प्रकोष्ठ या आयोनाइजेशन चैम्बर। आयनन प्रकोष्ठ या आयोनाइजेशन चैम्बर क्या होता है? आवेशित और आयननकारी कणों के संसूचन के लिए, आवेशित एवं आयनन या आयनकारी कणों के संसूचन के लिए बनाया गया प्रथम संसूचक कौन सा बच्चों? आयोनाइजेशन चैम्बर या आयनन प्रकोष्ठ है। आवेशित एवं आयनन कणों या आयननकारी कणों, आवेशित एवं आयनकारी कणों के संसूचन के लिए सर्वप्रथम बनाया गया संसूचक आयनन प्रकोष्ठ या आयोनाइजेशन चैम्बर है या कहलाता है। यह है बच्चों, अपन जानते हैं जो आयोनाइजेशन चैम्बर है या आयनन प्रकोष्ठ संसूचक किस सिद्धांत पर आधारित है बच्चों? गैसों के आयनन के सिद्धांत पर आधारित है। आयनन प्रकोष्ठ गैसों के आयनन के सिद्धांत पर क्या है? आधारित। और गैसों के आयनन के सिद्धांत पर मैंने आपको पुनर्योजन क्षेत्र के बाद दूसरा बताया था आयनन क्षेत्र, और उस आयनन क्षेत्र में जो डिटेक्टर कार्य करता है, ये भी बताया था मैंने कि जो दूसरा क्षेत्र है पुनर्योजन क्षेत्र के बाद वो आयनन क्षेत्र है, और उस आयनन क्षेत्र में जो डिटेक्टर कार्य करता है, जो संसूचक कार्य करता है, वो क्या कहलाता है? वो आयनन संसूचक कहलाता है। ठीक है, ये आयनन के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसमें कैथोड व एनोड के बीच आरोपित वोल्टता का मान कितना होता है बच्चों? आयनन प्रकोष्ठ में कैथोड व एनोड के बीच आरोपित वोल्टता का मान 100 to 200 वोल्ट, 100 वोल्ट से 200 वोल्ट के बीच होता है। यानी देखो, मेनली मैंने आपको बताया था कि जो ये रीजन्स प्राप्त हुए हैं, ये क्षेत्र प्राप्त हुए हैं, इनमें आरोपित वोल्टता के आधार पर जैसे जैसे अपन वोल्टता बढ़ाते जाएंगे तो जो परिवर्तन होंगे वोल्टता और धारा के मध्य, वो अपन ने ग्राफ खींच लिया और उससे वो क्षेत्र प्राप्त हो गए। तो इसमें जो आरोपित वोल्टता का मान है वो कितना होता है? 100 to 200 वोल्ट होता है। ये इस प्रकार का जो प्रकोष्ठ है बच्चों, ये क्या कहलाता है? आयनन प्रकोष्ठ होता है या आयोनाइजेशन चैम्बर होता है। मतलब आयोनाइजेशन चैम्बर की अपन बात करें, यानी इसमें आयोनाइजेशन चैम्बर में आरोपित वोल्टता कितनी होती है बच्चों? 100 वोल्ट टू 200 वोल्ट,
और ये गैसों के आयनन के सिद्धांत पर आधारित होता है। आवेशित एवं आयनकारी कणों के संसूचन के लिए पहला जो संसूचक बनाया गया वो कौन सा था? वो था आपका आयनन प्रकोष्ठ। अब बात करते हैं आयनन प्रकोष्ठ की बनावट की। आयनन प्रकोष्ठ की बनावट वही गैसों के आयनन सिद्धांत में मैंने आपको जो बताया था उसी प्रकार की होती है बच्चों। देखिए एक बार फिर बता दूं मैं। धात्विक नली होती है एक बेलनाकार, उस धात्विक नली के अंदर एक महीन धातु का तार या बारीक धातु का तार जुड़ा हुआ होता है। इससे बच्चों एक बैटरी या बोल्ट था। ये बी वेल्ट की बैटरी अपन ने लगा दी या बोल्ट सा जोड़ दी और इसके साथ प्रतिरोध आर और संधारित्र सी। ये किसके लिए? टू एम्पलीफायर। इस प्रकार की क्या होती है बच्चों इसकी बनावट होती है। ये किसकी बनावट है? इस चित्र में मैंने आपको आयनन प्रकोष्ठ की या आयोनाइजेशन चैम्बर की बनावट दर्शाई है। ठीक है। इसमें बच्चों कोई आयन कारक कण या आयनकारी कण का इस प्रकार से क्या होता है? ये पथ होता है। माइनस प्लस माइनस प्लस। ये आपकी आयनन प्रकोष्ठ का इस प्रकार का क्या होती है बच्चों? बनावट होती है। इसमें ये क्या है? एक धात्विक बेलनाकार नली होती है या धात्विक बेलनाकार क्या होता है? एक प्रकोष्ठ होता है। आयनन प्रकोष्ठ की बनावट को मैंने इस चित्र में समझाया है। इसमें एक बेलनाकार धात्विक नली होती है जिसमें H2 गैस सामान्य दाब पर सामान्यतः H2 गैस भरी होती है। इसके मध्य में अक्ष के अनुदिश एक पतला धात्विक तार लगा होता है। धात्विक नली किसका कार्य करती है बच्चों? यहाँ कैथोड का कार्य करती है और जो पतला तार है, जबकि जो धात्विक तार है वो किसका? एनोड का कार्य करता है। इसलिए अपन उसे पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रहे हैं, एनोड की तरह कार्य करता है। और इसमें आरोपित वोल्टता का मान किसके बराबर रखते हैं अपन? 100 to 200 वोल्ट के बराबर रखते हैं। ये बेलनाकार क्या है? धात्विक नली। ये क्या है बच्चों? बेलनाकार। ये आयनन कारी कण का पथ। ये क्या है बच्चों? बेलनाकार धात्विक नली।
किसका कार्य करती है बच्चों? ये कैथोड का। ऋण टर्मिनल से जुड़ी हुई है तो कैथोड का कार्य करती है। और ये जो महीन तार है, धातु का महीन तार, ये किसका कार्य करता है बच्चों? एनोड का। ठीक है, तो ये मैंने इस डायग्राम में आपको क्या बताया है? इसमें मैंने आपको आयनन प्रकोष्ठ की बनावट को दर्शाया है। आयनन प्रकोष्ठ की बनावट इस चित्र के अनुसार इसमें क्या होता है? एक बेलनाकार धात्विक नली होती है और इस बेलनाकार धात्विक नली में इसकी बनावट की बात करें बच्चों तो बेलनाकार धात्विक नली होती है या बेलनाकार पात्र होता है। किसका कार्य करता है बच्चों? एक कैथोड का। ऋण टर्मिनल से अपन जोड़ते हैं से, तो ये एज ए कैथोड वर्क करता है। दूसरा, इस बेलनाकार नली के इसके अक्ष के अनुदिश एक महीन धात्विक तार, महीन मतलब पतला, इसके अक्ष के अनुदेश एक महीन पतला धात्विक तार जुड़ा होता है। और ये धात्विक तार किसका कार्य करता है बच्चों? कैथोड का कार्य करता है। सामान्य दाब पर इसमें H2 या हाइड्रोजन गैस भरी हुई होती है। कौन सी गैस भरी होती है बच्चों? H2 या हाइड्रोजन गैस भरी होती है। और इसमें आरोपित वोल्टता का मान 100 वोल्ट टू 200 वोल्ट होता है। ये है इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन या बनावट। ठीक है, इसके बाद अपन इसकी वर्किंग की बात करें, इसकी कार्यविधि की बात करें तो कार्यविधि में क्या होता है? जब कोई आयनकारी कण आयनन प्रकोष्ठ में से होकर गुजरता है, जैसे ही कोई आयनकारी कण आयनन प्रकोष्ठ, ये वाला क्या है आपका आयनन प्रकोष्ठ है, इस आयनन प्रकोष्ठ में से गुजरता है तो इसमें उपस्थित गैस का क्या कर देता है? ये आयनकारी कण इसमें उपस्थित गैस का आयनीकरण कर देता है। आयोनाइजेशन ऑफ गैस होता है, आयनीकरण कर देता है, जिससे गैस का आयनीकरण होता है तो क्या उत्पन्न होते हैं बच्चों? आयन उत्पन्न होते हैं, यानी धनायन और ऋणायन उत्पन्न होते हैं। गैस का आयनीकरण होता है तो उस स्थिति में क्या होगा बच्चों? धनायन और ऋणायन उत्पन्न होते हैं। इस संसूचक में आरोपित वोल्टता का मान 100 टू 200 वोल्ट होता है। अतः आयनीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न धनायन व ऋणायन पुनर्योजित नहीं होते हैं या पुनः समायोजित नहीं होते हैं। साथ ही ये धनायन व ऋणायन क्या करते हैं बच्चों? कम अणुओं का ही आयनीकरण, साथ ही ये धनायन व ऋणायन अणुओं का आयनीकरण, संपूर्ण अणुओं का या अधिक अणुओं का आयनीकरण भी नहीं कर पाते हैं। अतः आयनीकरण के फलस्वरूप सभी धनायन व ऋणायन कहाँ? अपने विपरीत टर्मिनलों पर पहुँचते हैं, जिससे क्या होता है? इसमें एक समान धारा प्रवाहित होती है। यानी मैं आपको बताऊं, इसमें आरोपित, इसकी वर्किंग की बात करें अपन तो जो पहला क्षेत्र है जिसमें 0 टू 100 वोल्ट अपन वोल्टता आरोपित करते हैं या 10 से 100 वोल्ट तक वोल्टता आरोपित करते हैं, कौन सा है वो? पुनर्योजन क्षेत्र। उसमें तो क्या होता है बच्चों? पुनर्योजित हो जाते हैं धनायन और ऋणायन। और इसमें क्या होता है? इसकी वर्किंग की बात करें, कार्यविधि की, दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ एक पॉइंट करके। सबसे पहले इसमें आरोपित वोल्टता कितनी? 100 वोल्ट टू 200 वोल्ट आरोपित वोल्टता। जैसे ही आयननकारी कण आयनन प्रकोष्ठ में से होकर गुजरता है तो यह इसमें भरी गैस का क्या कर देता है? आयनीकरण कर देता है।
इसमें भरी गैस के अणुओं का आयनीकरण करता है। अपने पथ के अनुदेश कैसे करेगा? ये अपने पथ के अनुदेश भरी गैस का आयनीकरण करेगा, जिससे क्या होंगे इसमें बच्चों, इसमें आयन युग्म यानी धनायन व ऋणायन उत्पन्न हो जाएंगे। और ये धनायन और ऋणायन क्या करेंगे बच्चों? गति करेंगे, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, इसमें धारा उत्पन्न होगी, यानी प्रतिरोध आर में से धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, यानी इसमें से एक समान धारा प्रवाह होता है। इस प्रकार से ये क्या करता है बच्चों? वर्क करता है। अब इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं, इसमें इस आरसी के अकॉर्डिंग जो आपका आयनन प्रकोष्ठ है ये दो प्रकार का होता है। इसके प्रकार और बता दूं मैं, ये कार्यविधि हो गई, बनावट हो गई। अब इसके प्रकार देखिए। ये बच्चों दो प्रकार का होता है। आरसी के मानों के आधार पर आयनन प्रकोष्ठ निम्न दो प्रकार का होता है। आरसी के मानों के आधार पर आयनन प्रकोष्ठ कितने प्रकार का होता है बच्चों? दो प्रकार का होता है। पहला है स्पंद आयनन प्रकोष्ठ और दूसरा है धारा आयनन प्रकोष्ठ। स्पंद आयनन प्रकोष्ठ और दूसरा है बच्चों धारा आयनन प्रकोष्ठ। स्पंद आयनन प्रकोष्ठ और धारा आयनन प्रकोष्ठ। अब बात करेंगे अपन स्पंद आयनन प्रकोष्ठ क्या होता है। तो बच्चों पहला अपना स्पंद आयनन प्रकोष्ठ। स्पंद आयनन प्रकोष्ठ क्या होता है? ये ऐसा आयनन प्रकोष्ठ होता है जिसमें आरसी का मान, स्पंद आयनन प्रकोष्ठ ऐसा आयनन प्रकोष्ठ होता है जिसमें आरसी का मान दो क्रमागत आयनों के मध्य समय अंतराल से कम होता है। आरसी का मान दो क्रमागत आयनों के मध्य समयांतराल से कम होता है। तो इस प्रकार का जो आयनन प्रकोष्ठ होता है ये आयनन स्पंद आयनन प्रकोष्ठ होता है। और दूसरा है आपका धारा आयनन प्रकोष्ठ। ऐसे आयनन प्रकोष्ठ जिसमें आरसी का मान दो क्रमागत आयनों के मध्य समय अंतराल से अधिक होता है। ऐसे आयनन प्रकोष्ठ जिसमें आरसी का मान दो क्रमागत आयनों के मध्य समय अंतराल से अधिक होता है, इसे क्या कहेंगे बच्चों? ऐसे आयनन प्रकोष्ठ को अपन धारा आयनन प्रकोष्ठ कहते हैं। यानी स्पंद आयनन प्रकोष्ठ के लिए क्या होता है बच्चों? टी का मान क्या होता है? टीसी से अधिक होता है। और धारा आयनन प्रकोष्ठ के लिए टी का मान टीसी से कम होता है। ये हुआ अपने इसकी वर्किंग और इसके टाइप्स। अब अपन बात करें इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस की, गणितीय विश्लेषण। देखिए गणितीय विश्लेषण यानी मैथमेटिकल एनालिसिस। माना कि एनोड व कैथोड के मध्य आरोपित वोल्टता का मान अपन शुरू में ले लें बच्चों V0। इस स्थिति में माना कि कैथोड व एनोड के मध्य
कैथोड व एनोड के मध्य आरोपित वोल्टता का मान कितना है? V0 है। कैथोड व एनोड के मध्य अपन ने मान लिया कि आरोपित वोल्टता V0 है। इस स्थिति में संधारित्र में हाफ CV0 स्क्वायर के बराबर वैद्युत ऊर्जा का क्या होगा? संग्रहण होगा। यानी इस स्थिति में संधारित्र में हाफ CV0 स्क्वायर के बराबर ऊर्जा का क्या होगा? संग्रहण होगा। यानी जब आरोपित वोल्टता V0 है तो संधारित्र कितनी ऊर्जा का संग्रहण करेगा? 1/2 CV0 स्क्वायर के बराबर ऊर्जा का या वैद्युत ऊर्जा का संग्रहण करेगा। जब कोई आयननकारी कण या आयनन कारक कण आयनन प्रकोष्ठ में से होकर गुजरता है तो वह इसमें उपस्थित गैस का क्या करता है? आयनीकरण करता है, जिससे गैस में क्या उत्पन्न होते हैं? धनायन व ऋणायन उत्पन्न होते हैं, जिसके फलस्वरूप माना कि जैसे ही कोई आयनकारी कण किससे इससे जो अपना प्रकोष्ठ है, प्रकोष्ठ से गुजरता है तो वो क्या करेगा? इसमें भरी गैस का आयनीकरण कर देगा और इसमें भरी गैस का आयनीकरण होगा। तो इस आयनीकरण के फलस्वरूप क्या उत्पन्न होंगे बच्चों? इसमें धनायन व ऋणायन उत्पन्न होंगे। माना कि इसमें कितने स्मॉल n मान लें, n धनायन और n क्या है बच्चों? ऋणायन। माना कि इसमें n धनायन और n ऋणायन क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। इसके लिए अपन ने जो आयनीकरण के फलस्वरूप n धनायन व n ऋणायन उत्पन्न होते हैं। धनायन किधर बच्चों? कैथोड की ओर गति करेंगे, क्योंकि कैथोड कैसा टर्मिनल होता है? नेगेटिव टर्मिनल। अपन जानते हैं ये कैसे विपरीत टर्मिनलों की ओर गति करेंगे। तो जो पॉजिटिव आयन है वो किधर मूवमेंट करेंगे? कैथोड की ओर। और जो नेगेटिव यानी ऋण आयन है वो किधर? एनोड की ओर। एनोड कैसा टर्मिनल होता है? धन टर्मिनल होता है। तो आयनीकरण से जो एन धनायन और एन ऋणायन उत्पन्न हो रहे हैं, ये जो धनायन है ये कैथोड की ओर, जबकि ऋणायन एनोड की ओर आकर्षित होंगे, जिससे गति करेंगे। यदि धनायन का वेग P मान लें अपन और ऋणायन का वेग कितना मान लें? BE मान लें या BN मान लें। माना कि धनायन का वेग, धनायन पॉजिटिव के लिए अपन मान लें बच्चों VP और ऋणायन का वेग, ऋणायन मतलब नेगेटिव, ये मान लिया अपन ने BN। माना कि धनायन जो धनावेशित आयन है उनका वेग है VN BP और ऋणायनों का वेग है VN। यदि t बराबर 30 सेकंड में नेगेटिव आयन या ऋणायनों द्वारा एनोड के ओर तय की गई दूरी, या t बराबर अपन 30 सेकंड 60 सेकंड या जो भी सेकंड अपन शुरू में मान लें कि माना कि t सेकंड समय ले लिया मैंने। अब जनरली t बराबर कोई सेकंड नहीं, t सेकंड ले लिया अपन ने। माना कि t सेकंड में ऋणायन द्वारा, ऋणायन किधर गति करेंगे? एनोड की ओर। तय की गई दूरी कितनी होगी? t सेकंड में ऋणायन द्वारा एनोड की ओर तय की गई दूरी बराबर कितनी होगी बच्चों? अपन जानते हैं वेग बराबर दूरी बटे समय। वेग बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर क्या होगा? वेग इनटू समय हो जाएगा। दूरी बराबर वेग इनटू समय, तो इससे वेग कितना है बच्चों? ऋणायनों का वेग VN और समय कितना है? T। तो तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा?
वी एन टी, माना कि टी समय में ऋणायन द्वारा एनोड की ओर तय की गई दूरी कितनी है, कितनी होगी, वी एन टी के बराबर होगी। इसी प्रकार धनायन द्वारा टी सेकंड में कैथोड की ओर तय की गई दूरी कितनी होगी बच्चों। इसी प्रकार धनायन द्वारा कैथोड की ओर टी सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी, वेग बराबर वही दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर वेग इंटू समय। और बच्चों धनायन का वेग कितना है, बीपी इंटू टाइम कितना है, टी। ठीक है, तो दूरी बराबर बीपी इंटू टी के बराबर होगी। यानी टी सेकंड में ऋणायन बी एन टी दूरी तय करेगा, जबकि जो धनायन है वो बीपी टी के बराबर दूरी चलेगा या बीपी टी के बराबर दूरी तय करेगा। ठीक है, टी सेकंड में बैटरी द्वारा धनायन पर, या शुरू में अपन लेने ऋणायन पर, टी सेकंड में बैटरी द्वारा ऋणायन पर किया गया कार्य, और इसी प्रकार अपन निकाल लेंगे धनायन पर किया गया कार्य। सबसे पहले अपन ने टी सेकंड में चली गई दूरियां ज्ञात कर ली, इसके बाद अपन निकाल रहे हैं बच्चों टी सेकंड में बैटरी द्वारा ऋणायन पर किया गया कार्य। W टी सेकंड में बैटरी द्वारा नेगेटिव चार्ज पर या ऋणायन पर किया गया कार्य कितना होगा बच्चों, कार्य बराबर, और बल किसके बराबर होगा, बल किसके बराबर होगा, एन ई के बराबर होगा, या क्यू ई के बराबर होता है, और Q का मान एन ई के बराबर हो जाएगा, तो F बराबर क्यू ई से अपन निकालेंगे, Q बराबर एन ई। भाई बल बराबर क्या हो गया, कार्य बराबर बल गुना दूरी, और बच्चों बल बराबर क्या हो गया, क्यू ई, और दूरी का मान तो अपन ने ऋणायन के लिए निकाल लिया, कितना, एनोड की ओर ऋणायन कितना वी एन टी चल रहा है, और Q का मान एन ई के बराबर है। भाई एक जो ऋणायन है कितने इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन है, अपन ने तो एन ई मान लिया, इंटू एन ई वी एन टी, यही होगा टी सेकंड में बैटरी द्वारा ऋणायन पर किया गया कार्य। ऐसे ही अपन निकाल लेंगे टी सेकंड में बैटरी द्वारा पॉजिटिव चार्ज पर या धनायन पर किया गया कार्य। ये कितना होगा बच्चों, W बराबर वही बल इंटू दूरी, और बच्चों बल कितना हो गया, वही क्यू ई, और आवेश तो इस पर भी एन ई के बराबर होगा। डिफरेंस क्या होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा। आज चार्ज धनायन पर भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है, ऋणायन पर भी। ठीक है, तो वही एन ई इंटू वी पी टी, सीधा लिख दूं मैं, तो ये मान क्या होगा, टी सेकंड में बैटरी द्वारा पॉजिटिव चार्ज पर किया गया कार्य कितना होगा बच्चों, एन ई बी पी टी के बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद अपन इसमें ये अपन ने निकाल लिया है ऊर्जा संग्रहण, अपन ने निकाल लिया था जब B0 वोल्ट था, अपन आरोपित कर रहे थे इस स्थिति में। अब कार्य करने के कारण बैटरी की वोल्टता में क्या होगी, कमी होगी। कार्य करने के कारण बैटरी की वोल्टता में कमी होगी, तो वो वोल्टता अपन मान लेंगे कि माना कि जो आरोपित प्रारंभ में वोल्टता अपन ने B0 की, वो कार्य करने के कारण घटकर कितनी रह गई, V रह गई। तो उस स्थिति में अपन क्या निकालेंगे इसमें बच्चों, उस स्थिति में V0 से घटकर वोल्टता का मान V कर देंगे, फिर इससे वोल्टता से इसके कार्य पर, यानी जो वोल्टता है वो V0 से घटकर कितनी रह गई, V रह गई। तो उस स्थिति में अपन क्या लगा देंगे इसमें, ऊर्जा संरक्षण लगा देंगे, और फिर वहाँ से अपन क्या ज्ञात करेंगे, इसमें डेल V का मान ज्ञात करेंगे। डेल V का मान ज्ञात करेंगे, वोल्टता V0 से घटकर V रह जाती है, उस स्थिति में डेल V का मान ज्ञात करेंगे, और वो करेंगे अपन
अगली क्लास में। ठीक है, क्या करना है एक बार फिर बता दूं मैं। टी सेकेंड में अपन ने ऋणायन द्वारा किया गया कार्य, बैटरी द्वारा ऋणायन पर किया गया कार्य और धनायन पर किया गया कार्य निकाल लिया। इन पर कार्य करने के लिए वोल्टता घटकर V0 से V रह जाएगी। तो उस स्थिति में जो ऊर्जा संरक्षित हुई थी V0 के कारण हाफ CV0 स्क्वायर और B पर हाफ CV स्क्वायर, फिर इससे अपन ऊर्जा संरक्षण लगा देंगे और फिर डेल V का मान निकालेंगे। वो अपन करेंगे अगले क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।